गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। हम लोग जो है उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन के पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े थे। आज हम उपनिवेशी राष्ट्रवादी आंदोलन के पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है। राष्ट्रवादियों के समक्ष तीसरी चुनौती यह थी कि अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली विकसित नहीं हुई थी, ना ही वहाँ व्यापक जन भागीदारी के आधार पर राष्ट्रवादी आंदोलन बने। पर भारत इन मामलों में अपवादी रहा, क्योंकि 1880 से ही भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का आभास लोगों को होने लगा था। ठीक है। जो उपनिवेशिक राष्ट्र थे, उपनिवेशिक या गुलाम देश थे, उन देशों की एक समस्या यह थी कि ना तो वहाँ पे लोकतांत्रिक प्रणाली का जो है लोकतांत्रिक प्रणाली प्रारंभ हुई थी, और ना ही जो है वहाँ पर राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हो पाए थे। परंतु भारत जो है इन सब के विपरीत रहा। भारत में 1880 से ही लोगों को लोकतांत्रिक सरकार के बारे में आभास होने लगा था कि हमारे देश में जो है एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित होगी जो जनता के लिए जनता द्वारा शासन करेगी। ठीक है। इसीलिए जो है भारत को अपवाद कहा गया। 1880 से ही भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का आभास होने लग गया था। अंग्रेज सरकार ने भारत में मतदान तथा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा नगर पालिकाओं के कामकाज की परंपरा शुरू कर दी थी। ठीक है। क्या हुआ था कि लगातार राष्ट्रवादी आंदोलन के बढ़ने के कारण जो है अंग्रेज सरकार ने जो है भारत में रहने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की थी कि नगर पालिकाएँ और अन्य जो चुनाव हैं उसमें जो है चुनाव के आधार पर जो है सरकार बनाने का जो है उन्होंने निर्णय दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस का भी जो है इसमें एक बात आती है कि जिस समय सरकार को जो है अंग्रेजी सरकार ने यह अनुमति दी कि वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं होंगी, परंतु जो है सुभाष चंद्र बोस जो है नहीं, उन्होंने जो है इसको जो है स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि हमें जो है पूरी सरकार या पूरी आज़ादी चाहिए। ऐसी सरकार का निर्माण नहीं करना है जो अंग्रेज़ों के अधीन होकर चलें। इस सरकार के अंतर्गत क्या था कि अंग्रेज जो है किसी भी व्यक्ति को जो है उसके पद से हटा सकते थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है इसके बाद ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है। तो अब जो है 1880 के बाद जो है भारत में लोकतंत्री सरकार का आभास तो होने लग गया था। साथ ही साथ जो स्थानीय चुनाव हैं उनमें चुनाव में जो प्रतिनिधि हैं वो लड़कर जो है भाग ले रहे थे। 1919 और 1935 में व्यापक चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन भी हुआ था। इनके अलावा भारत में प्राथमिक शिक्षा अन्य देशों की तुलना में अधिक व्यापक थी और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय भी स्थापित थे। ठीक है। यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी अन्य देशों की तुलना में, अन्य देशों मतलब यहाँ पर जो उपनिवेशिक देश हैं, जो गुलाम देश हैं, उनकी तुलना में जो है भारत में अच्छी थी। और उच्च शिक्षा के लिए जो है हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्यालय और विश्वविद्यालय खोले जा रहे थे। इनमें शिक्षा प्राप्त करके एक सचेत मध्यम वर्ग उभर चुका था जो देश के लगभग हर वर्ग, जाति, धर्म और प्रांत का प्रतिनिधित्व करता था। और शिक्षित जो व्यक्ति थे उनसे एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो अपने लाभ और हानियों को समझता था, और वो सब देश में रह रहे सभी वर्गों का जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए भी तैयार था। राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक लोकतांत्रिक संगठन कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थी। ठीक है। क्या था कि देश में जो है लोकतांत्रिक सरकार को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है और एक संगठन करने के लिए जो है क्या थी कि एक जो है कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थी। इसके अलावा भी देश में अन्य कई दल थे जो विभिन्न विचारधाराओं, समुदायों और वर्गों और प्रांतों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन कारणों से भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली काफ़ी समृद्ध रही। लेकिन श्रीलंका को छोड़कर अन्य देश में इस तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं और अनुभवों का अभाव था। इस कारण इन देशों में उपनिवेश के विकल्प में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही या सैनिक शासन विकसित हुआ। और आप देखेंगे कि 1945 के बाद 1945 से लेकर 1975 के बीच में जितने भी देश स्वतंत्र हो रहे थे उन देशों में जो है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना नहीं हो पाई थी। या तो फिर वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित हुआ या तो तानाशाही शासन स्थापित हुई। हालांकि वहाँ की जनता के द्वारा जो है लगातार विद्रोह किया गया कि वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए, और लगातार प्रयास भी किया गया। भारत में जो है एक जो है राष्ट्रवादी आंदोलन जो है अपने चरम पर था। दूसरा यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारों के लिए जो है भारत की जनता तैयार थी और ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर बन रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए जो है स्कूल और कॉलेजों की व्यवस्था की जा रही थी, जिसमें पढ़ करके जो है एक सचेत मध्यम वर्ग का विकास हुआ जो सभी समुदायों, सभी प्रांतों, सभी जाति वर्गों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम था।
तो इस प्रकार जो है भारत में लोकतांत्रिक सरकार का जो है पहल हो चुका था, और ऐसी पहल सिर्फ भारत को छोड़कर ऐसी पहल जो है भारत के अलावा सिर्फ श्रीलंका में देखने को मिली। उसके अलावा जितने भी उपनिवेशिक राष्ट्र थे उसमें जो है इस प्रकार की व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया, जिसकी वजह से इन देशों में क्या हुआ कि वहाँ पर सैनिक शासन या तानाशाही शासन की स्थापना हो पाई। तो बच्चों, ये थे राष्ट्रवादी आंदोलन। कल हम जो लोग पढ़ेंगे उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण, जिसमें सबसे पहला नाम है भारत का। ठीक है, कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। थैंक यू।